भारद्वाज और आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और ये वो टॉपिक है जो भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नाम से समझ गए होंगे, नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्टों में आएगा कम से कम। पहला पार्ट जो है उसमें गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन, इस एक्चुअली गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, इससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर कुछ अवधारणाएं हैं कि क्या तटस्थता गुट निरपेक्षता है या बिल्कुल ही अपने को अलग करना गुट निरपेक्षता है। तो आप देखेंगे ये पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के परिभाषाएं, अवधारणाएं। फिर इसमें ही हम पढ़ेंगे प्रोत्साहन देने वाले कारक, कौन कौन से तत्व हैं जो इसको प्रोत्साहन देते। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम इसकी उपलब्धियां पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की, कि इसके लाभ क्या है और फिर हानि। तो ये जो है 2 या हो सका तो तीसरे चरण में भी जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा पेपर है। तो फर्स्ट पार्ट गुट निरपेक्ष के अर्थ, परिभाषाएं, फिर उपलब्धियां, और थर्ड पार्ट जो होगा ये होगा गुट निरपेक्षता की आलोचनाएं। और इसके बाद चौथा पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में भूमिका, क्योंकि आपको मालूम ही है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाला जो भारत है, संस्थापक देश भारत, फिर मिस्र और यूगोस्लाविया। और टीटो, सदात और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने ही इसको शुरू किया। तो हम शुरू करते हैं गुट निरपेक्षता। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। इसकी उत्पत्ति का कारण कोई सहयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक सुविचारित धारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। तो सन 1961 में बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया तत्कालीन देश था, उसकी राजधानी थी, तो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, जो पहला सम्मेलन हुआ था। और इसका उदय जो है वे आज विश्व में जो है 2 विरोधी गुटों में बटा हुआ था, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। और अमेरिकी गुट एशिया के नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वो उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में यकीन नहीं करते थे। सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को ही अस्वीकार करते थे, और वो तीसरी शक्ति कहने लगे थे अपने को, थर्ड फोर्स। तो जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए, वैसे वैसे उन्होंने इस तीसरी फोर्स की नीति को अपनाना शुरू किया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को मजबूत किया। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ अगर हम देखें तो ये पिछले 4 दशक से चली आ रही है ये नीति, और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। अब इसमें इसकी शब्दावली में कई भ्रांतियां हैं, और इसीलिए कई बार समझ में नहीं आता कि वास्तव में क्या है। जैसे ये शब्द जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था, और वे भी इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इसमें एक तरह से नेगेटिव बात निकलती है। इसको अप्रतिबद्धता, संप्रक्तता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति, और शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व भी कहा जाता है। डॉक्टर MS राजन के अनुसार इनमें से कुछ शब्द और शब्दबंध तो केवल अर्थजाल के द्योतक हैं, और ये जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने जोड़ा है, बुना है, जिन्हें ना तो इससे सहानुभूति थी और न ही इसके बारे में जानकारी थी। जॉर्ज श्वाजिनबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए 6 अर्थों की व्याख्या की, और इस गुट निरपेक्षता को इनसे अलग बताया। 6 धारणाएं क्या हैं? अलगाववाद, अप्रगतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंलग्नता। तो जॉर्ज श्वाजिनबर्गर के अनुसार
गुट निरपेक्षता इन सभी धारणाओं से अलग है। ये मैत्री संधियों अथवा गुटों के बाहर रहने की नीति है। इसका सार तत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाई रखी जाए। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबद्ध हों या गुट निरपेक्ष। तो शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। यह नीति चुप रह के बैठ जाने की नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से शांत रहने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं। सन 1961 के गुट निरपेक्षता के तीनों कर्णधारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार माने। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो, या सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त ना दी हो। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये 5 मानदंड निर्धारित किए गए और इसके साथ में कुछ समस्याएं भी आती है। डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक तो लिखते हैं कि इस आंदोलन के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसके पास अपनी कोई परिभाषा ही नहीं है। गुट निरपेक्षता की परिभाषा करते समय हम लोग या तो नेहरू को बयानों या भाषण के कुछ सटीक टुकड़ों को उद्धृत कर देते हैं, या जब यूगोस्लाविया के लोगों को करना होता है तो मार्शल टीटो को, नेहरू, नासिर या टीटो के बयानों से गुट निरपेक्षता के विभिन्न आयामों को उद्धृत किया जाता है, लेकिन समग्र रूप से इसका निरूपण नहीं होता है। अब हम गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारकों की बात करते हैं, या हम इसके विशेषताएं पढ़ते हैं। नंबर 1 आती है बात शीत युद्ध। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद हुए। दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाग्यवाणों और आरोपों की वर्षा करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। शीत युद्ध के इस वातावरण में नवस्वतंत्र राष्ट्रों में किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय लिया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर गुट निरपेक्षता के नाम से जानी जाने लगी। दूसरी बात है मनोवैज्ञानिक विवशता। नवोदित राष्ट्रों के गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी। वह यह कि वे केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व या प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीति हो। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके जब भी किसी विशेष प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहें या कार्रवाई करनी पड़ जाए, वहीं वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें लगा इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें व्यक्तिक और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त राष्ट्र समाज में छोटे देशों को विश्व युद्ध के पहले कभी प्रतीत नहीं हुई या प्राप्त नहीं हुई। तीसरा है सैनिक गुटों से अलग रहना। सन 1945 के पश्चात ही विश्व में 2 गुट बन गए थे। सन 1945 से 50 की कालावधि में एशिया अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। ये सभी शोषित और गरीब देश थे और वह संभलने के लिए समय चाहते थे। किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर वे ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते कि उन्हें समस्या सुलझाने का अवसर ना मिलता और वह सदैव के लिए दबकर रह जाते। नेक्स्ट, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नवोदित राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुट निरपेक्षता उनके लिए विशेषतः दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने का साधन थी। वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह में जहाँ किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही ना रह जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों की छाया नहीं बनना चाहते थे
वे राष्ट्र कितने भी उन्नत क्यों ना हो। राष्ट्रपति सुकर्ण जो इंडोनेशिया के थे, उन्होंने कहा, ना तो हम छाया राष्ट्र हैं, ना पाठ्यपुस्तकीय विचारक। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, ये उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। नवोदित राष्ट्रों का विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूहों में अपने राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त होने देना अब भी ना तो उनके लिए वांछनीय था, न व्यवहारिक। हालांकि वे इस बात को मानते थे कि सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और विश्व की वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना आवश्यक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। नवोदित एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज ये किसी बड़ी शक्ति के सैटेलाइट मात्र नहीं है और न ही दूसरों के संकेत पर नाचने वाले हैं। तो स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की जो इच्छा थी, जितना छोटा देश था उसके अंदर ये अलग फीलिंग होती है कि मेरा विदेश नीति अलग हो, स्वतंत्र हो, वो उसका उन्होंने गुटनिरपेक्षता में रहकर पूरा उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। गुटनिरपेक्षता का आर्थिक आधार भी है। प्रायः सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, रहन सहन का स्तर नीचा है, इसलिए उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय संभवतः तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए ना तो इनके पास पूंजी थी न तकनीकी कौशल। इसलिए उन्होंने अपनी वैदेशिक अर्थनीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर जहाँ से भी मिल जाए उसको ले लिया जाए, और ये तभी हो सकता था जब वो किसी एक गुट में शामिल नहीं हो। उन्हें साफ लगा अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो गए तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। भारत जैसे देश का आप उदाहरण देखें, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने यही रास्ता था कि अगर वो अमेरिका के साथ जाता है तो उसको फिर जो सोवियत संघ के जो किसानों से जुड़े हुए उपकरण थे खेती के, वो मिलने बंद हो जाते, सहूलियतें मिलनी बंद हो जाती काफ़ी, और सोवियत संघ से भारत को सैनिक मदद मिलनी भी काफ़ी हद तक बंद हो जाती। इसलिए और अगर भारत अमेरिका को छोड़ता तो भारत के जो अधिकतर कलपुर्जे थे हथियारों के, वो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से आते थे। भारत को खाद्यान्न और चीज़ों के लिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की नीति को अपनाया और दोनों ही जो शक्ति के केंद्र थे इनसे फ़ायदा उठाया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो बना है इसका एक समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन है, और आप देखेंगे दो संस्थाएं, समन्वय ब्यूरो है, सम्मेलन है। सम्मेलन भी दो प्रकार के होते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का और शिखर सम्मेलन। तो तीन संस्थाएं हैं, एक है समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। तो अभी अंतिम जो सम्मेलन हुआ था वो वेनेजुएला के मार्गरेटा द्वीप में हुआ था 2016 में, और सदस्य देशों की संख्या 120 थी। तो विद्यार्थियों, आपको ये पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे।